Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And in this video, I will teach you chapter first of Science of Bio, class 9. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सेल, यानी सेल क्या है। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी, सेल नंबर, साइज एंड शेप, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक एंड ईकैरियोटिक सेल्स, प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आज हम इतने सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सेल, सेल क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीते हुए जीव जंतु के लिए। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। जस्ट एज अ बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक, जैसे कि कोई एक दीवार से एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, यानी एक ईंट से एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसी तरीके से छोटे छोटे सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म ऑफ सेल्स, जितनी भी हमारी बॉडी बनी हुई है वो पूरे सेल से फॉर्म हुई है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म ऑफ सिंगल सेल वाइल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मे हैव मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सेल से बने हुए हैं, और जबकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो का मिलियंस ऑफ सेल से कंप्लीट हुए हैं। The cell is the same central position in biology as an atom in the fundamental unit in physical science. सेल भी उसी तरह एक सेंट्रल पोजीशन में होता है बायोलॉजी के अंदर, जैसे कि हम अगर एटम के अंदर हम फिजिक्स की या साइंस की लैंग्वेज अगर हम एटम को माने, सेंटर माने, उसी तरीके से। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल टू कैरी आउट ऑल द लाइफ कैपेबिलिटी, यानी जो सेल है वो मतलब हमारी पूरी लाइफ की कैपेबल होता है कैरी करने के लिए हमारी लाइफ को, पूरी एक्टिविटीज़ जितनी हमारी लाइफ में हम जितने भी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं वो सभी एक्टिविटीज़ को प्रमोट या परफॉर्म करने के लिए हम सारा डिपेंडेंट हम सेल पे ही होते हैं। साइटोलॉजी, अब साइटोलॉजी क्या होती है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। साइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच सेल स्ट्रक्चर स्टडीड, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि साइटोलॉजी क्या होती है तो साइटोलॉजी आप में यही बताओगे कि साइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी साइटोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नाउ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय सेल बायोलॉजी, और आज जो ये साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी के नाम पे बदल दिया गया है। पहले हम इसे साइटोलॉजी कहा करते थे, लेकिन अब इसको बायोलॉजी कहते हैं, सेल बायोलॉजी। It includes the study of various aspects of cell and the component including the structure, biochemistry and psychology. ये क्या इंक्लूड करता है? वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टडी, स्टडी की काफ़ी एस्पेक्ट इंक्लूड करता है, से कंपोनेंट भी इंक्लूड करता है, और स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी, ये सारे भी इंक्लूड करता है ये। तो चलिए अब हमारी व्हाट इज सेल में नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जीव जंतु किसकी वजह से बने हैं या किसके ज़रिए। तो चलिए पढ़ते हैं। The following two activities will show that both plant and animal are made up of cell and the plant cell are different from animal cell. Cell have certain characteristics. These are cells are building block of all plant and animal, यानी कि प्लांट और एनिमल्स के लिए जो सेल हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए बिल्डिंग एक ईंट के जरिए बनी, उसी तरह के प्लांट और एनिमल्स भी छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं मिलके। A cell is capable of all independent existence and perform all the basic function of life. और जो सेल है वो हमारे कैपेबल होता है बेसिक फंक्शंस के लिए और परफॉर्म एक्टिविटीज़, हमारी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उससे भी परफॉर्म करने के लिए वो कैपेबल होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, ईच सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ सेल, यानी प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास एक खुद का एक सिंगल सेल होता है जिसके ज़रिए और उससे वो खुद की ओन लाइफ स्पेन होती है। द ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स आर कंटिन्यूली रिप्लेस बाय न्यू सेल, यानी वो सेल जो कि मतलब गिरते जाते हैं यानी टूटते हैं, पजरते जाते हैं, वो रिप्लेस होते जाते हैं कंटिन्यूली न्यू सेल्स के द्वारा। मैनी सेल टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू एंड मैनी टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन, यानी काफ़ी सेल मिलकर एक टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं, यानी टिश्यू फॉर्म करते हैं, और काफ़ी सारे टिश्यू टुगेदर होकर एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं, यानी एक ऑर्गन को क्रिएट करते हैं। द ऑर्गन वर्क टुगेदर एज अ सिस्टम, और जो ऑर्गन है वो एक सिस्टम की तरह बिहेव और वर्क करता है। एंड फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, और क्या वो क्या फॉर्म करता है? एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। चलिए अब हमारी दूसरी हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ सेल। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मतलब सेल के बारे में किसने डिस्कवरी की थी, वो कौन थे और कौन से ईयर में डिस्कवरी की थी सेल के बारे में। सेल आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, यानी सेल इतने बारीक होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो
मतलब बिना माइक्रोस्कोप यानी बिना किसी नंगी आँख के नहीं देख सकते हम उन्हें। दीज वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, और ये रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1665। यानी रॉबर्ट हुक वॉज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। यानी जो रॉबर्ट हुक थे वो 1665 में उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। और चलिए कैसे की थी ये भी देख लेते हैं। ही एग्जामाइन अ थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क अंडर अ सेल्फ मेड क्रूड माइक्रोस्कोप। यानी उन्होंने बॉटल कॉर्क का टाइप का कोई माइक्रोस्कोप था उनके खुद का बनाया हुआ, उन्होंने उसी में सेल को सबसे पहले देखा था। कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, यानी जो हमें कॉर्क है वो कॉर्क हमें ट्री की बार्क से हमें मिलती है। इट इज़ अ सेक्शन वॉज मेड अ लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस और कंपार्टमेंट, और ये वो सेक्शन होता है ये जो कॉर्क मतलब काफ़ी नंबर ऑफ बॉक्सेस से बना होता है और कंपार्टमेंट से, फॉर्मिंग अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। यानी ये जो कॉर्क होता है वो कुछ इस तरीके का बना होता है कि जैसे कि कोई मधुमक्खियों का छता हो पूरा, उसी तरीके से बना होता है। द टर्म सेल इज डिराइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड सेल्यूलर, यानी जो सेल जो वर्ड है वो हमारा कहाँ से लेटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका लेटिन वर्ड में मतलब होता है सेल्यूलर, विच मीन, और सेल्यूलर का मतलब अगर हम निकालें तो उसका मतलब होता है कि अ लिटिल रूम, यानी एक छोटा सा घर। द सेल सीन बाय हुक वर ऑल डेड सेल्स एंड दे हैड ओनली एम्प्टी स्पेस सराउंड बाय अ सेल्यूलर। यानी द सेल सीन बाय हुक, यानी जो सेल हुक के द्वारा जो देखे गए थे वो सारे ही मरे हुए थे और उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हुआ था। जिस तरीके से आप में फिगर 2.1 को आप देख सकते हो, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर एज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक इन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। यानी उन्होंने जो सेल देखे हैं तो कुछ बीच में स्पेस भी है, ब्लैक ब्लैक ऐसा कुछ स्पेस था। द सेल टुडे द सेल डोनेट द लिविंग कंटेंट और द प्रोटोप्लाज्म, और आज सेल को हम डिनोट भी करते हैं। और अब हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं एंटोन वैन लीव वैन हुइक। ही वॉज अ साइंटिस्ट and he was also a Dutch cloth merchant and microscopist। इन्होंने क्या किया था कि 1674 में ये डच क्लोथ मर्चेंट तो थे, और अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी इन्होंने ऑब्जर्व की थी माइक्रोस्कोप में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पॉन्ड वाटर बैक्टीरिया स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन। इन्होंने क्या किया था कि यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पॉन्ड वाटर में इन्होंने देखे थे अपने माइक्रोस्कोप के ज़रिए, बैक्टीरिया को भी देखा था, और स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन यानी जो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है इन्होंने उनको भी, उस स्पर्म को भी देखा था अपने माइक्रोस्कोप के ज़रिए। ह्यूमन फेस, फिश, फ्रॉग एक्सेट्रा, यानी कि उन्होंने फ़िश को भी देखा था, फिश के सेल्स को भी, फ्रॉग के सेल्स को भी देखा था। ही यूज्ड अ होम मेड माइक्रोस्कोप विथ इम्प्रूव्ड मैग्नीफिकेशन, यानी इम्प्रूव्ड मैग्नीफिकेशन के द्वारा इन्होंने होम मेड माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये सारी चीज़ें देखी थी। लेटर इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवराइड द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्चिड रूट, और कुछ दिनों बाद यानी कुछ सालों बाद रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था सेल्स के अंदर ऑफ ऑर्चिड रूट के द्वारा जब देखा था उन्होंने तब। J.E. Purkinje and von Moll, यानी they were two scientists, J.E. Purkinje and von Moll, who named the living substance of the cell as protoplasm in 1936। यानी J.E. Purkinje और von Moll ने क्या किया था कि 1936 में उन्होंने लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल को प्रोटोप्लाज्म का नाम दे दिया था। यानी जो भी कोई लिविंग सब्सटेंस सेल का था उसे वो प्रोटोप्लाज्म उन्होंने उसी दिन से निर्धारित कर दिया गया था। अब हमारा अगला हेडिंग है इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी किन किन ने खोज की माइक्रोस्कोप की, यानी किन किन ने इन्वेंट किया, किन किन ने डिस्कवर किया, मतलब वॉटेवर जो भी कुछ हुआ। आज चलिए हम इसमें पढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ सेल। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। यानी कि जो इन्वेंशन हुआ था माइक्रोस्कोप का वो काफ़ी मतलब उसने बायोलॉजी में काफ़ी हेल्प की थी डिस्कवरी ऑफ सेल। यानी विदाउट माइक्रोस्कोप दे वर नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब और डिस्कवरी ऑफ सेल्स। So microscope involve a very creativity roles in biology. The first simple microscope figure 2.3 was developed by Anton van Leeuwenhoek। यानी जो फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप था जो कि एंटोन वैन लीeuwenhoek के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1632 से लेकर 1723 तक। ही क्लैम्प्ड अ वेरी टाइनी बायकॉन्वेक्स लेंस बिटवीन टू ब्रास प्लेट। उन्होंने माइक्रोस्कोप की ब्रास प्लेट के अंदर क्या किया, टाइनी यानी छोटे छोटे बायकॉन्वेक्स लेंस फिट कर दिए गए थे। एंड मेड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन
Leeuwenhoek constructed many simple microscopes by using lens of magnifying power ranging between 17.5 to 25 times। यानी ल्यूवेनहुक ने क्या किया, काफ़ी सारे सिंपल माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किए यानी बनाए। वो किसके द्वारा बनाए, लेंस के द्वारा बनाए, जो कि लेंस की क्या थी टाइम 75 टू 25 टाइम्स मतलब बिटवीन था, उनकी रेंजिंग थी ये सारी। रॉबर्ट हुक 1635 टू 1703 तक उन्होंने क्या किया था, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, वो क्या थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। डेवलप लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिन उन्होंने क्या डेवलप किया था, लाइट को डेवलप किया था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। टू लेंस इन द माइक्रोस्कोप, उन्होंने उनके माइक्रोस्कोप में दो लेंस थे। द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम ऑयल फ्लेम वॉज थ्रोन ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन स्टेज ब्लो बाई यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर। सच माइक्रोस्कोप आर नाउ कॉल्ड लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आजकल ये जो माइक्रोस्कोप है हम इनको लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इम्प्रूवमेंट वर मेड इन द हुक माइक्रोस्कोप फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जो हुक रॉबर्ट हुक के जो साइंटिस्ट थे जो कि जिन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, उनके डिस्कवरी में इम्प्रूवमेंट काफ़ी आता गया। द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एन ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच आर यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरीज आर इन फैक्ट, यानी कि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं जो कि आज साइंस लेबोरेटरी में यूज़ किए जा रहे हैं, वो सारे इम्प्रूव्ड डिज़ाइन ऑफ हुक माइक्रोस्कोप, यानी हुक के बराबर इम्प्रूव्ड है वो डिज़ाइन हैं सारी माइक्रोस्कोप की। सम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हैव अ मैग्निफिकेशन अप टू 15,000 टाइम्स, यानी कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं जिनकी टाइम्स क्या 15,000 है, मतलब 1500 है मैग्निफिकेशन की उनकी जो है टाइमिंग। और हमारे दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है एर्नस्ट रस्का, यानी अंस रस्का, जिन्होंने 1906 से 1988 के बीच में क्या किया था। और मैक्सनॉल, और ये अगले साइंटिस्ट है मैक्सनॉल, जिन्होंने 1897 से 1969 तक क्या किया था। जर्मन साइंटिस्ट डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, यानी ये दोनों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिवाइस किया था, विच कुड मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 14,000 टाइम, जो कि एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता था 14,000 टाइम तक। इन द माइक्रोस्कोप अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज सेंट थ्रू द टाइनी सेक्शनल ऑब्जेक्ट, यानी उस माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन होती है एटम के अंदर, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की जो बीम थी वो मतलब भेजी जा रही थी थिनली सेक्शन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के थिनली सेक्शन की तरफ। दिस बीम वॉज फोकस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये जो बीम थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा फोकस की जा रही थी। एंड प्रोजेक्टेड ऑन टू अ फ्लोरेसेंस स्क्रीन टू प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये प्रोजेक्ट पे उस पर पड़ी जा रही थी ये इमेज, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे पड़ी गई थी ये जितनी भी रेस थी, इसके जरिए क्या प्रोड्यूस हुआ, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हो सके ऑब्जेक्ट पे। Later on such electron microscope were invented which could magnify an object 20,000 times and more and could produce a 3-dimensional image of the object। ये तो हमारा था सारा इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी किन किन ने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप को। अब हमारा आता है सेल थ्योरी। तो इसमें सेल थ्योरी में क्या है, और चलिए पढ़ते हैं। अ जर्मन बॉटनिस्ट यानी जो मतलब कि एमजिस क्लेडन जो साइंटिस्ट थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे 1838, एंड जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर सचवन 1839। तो इन्होंने क्या किया था, दोनों ने कलेक्टिवली फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी फॉर प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये किया कि सेल थ्योरी फॉर प्लांट के लिए इन्होंने फॉर्मुलेटेड कलेक्टिवली करने लग गई। इन 1885 अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, यानी 1885 यानी 1885 में क्या हुआ कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, गेव द फ्रेज, उन्होंने एक फ्रेज दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये एक वर्ड था उनकी तरफ, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो जर्मन में उन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या दिया था कि ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सारे सेल्स हैं वो कहाँ से प्री एग्जिस्ट करते हैं, अपने पुराने वाले सेल से प्री एग्जिस्ट करते हैं। द प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो एडेड टू सेल थ्योरी, और ये जो प्रिंसिपल था ये भी उनके सेल थ्योरी में ऐड हुआ गया था। अब सेल थ्योरी में आते हैं हमारे साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी, यानी कुछ साइलेंट फीचर है सेल थ्योरी के। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल। सेल क्या एक बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चर का वो एक बेसिक यूनिट है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन
टेक प्लेस इनसाइड द सेल। और सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन भी है सभी सेल्स के अंदर जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। सेल इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज इट कंटेन हेरिडिटी मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। और सेल किसकी यूनिट है? हेरिडिटी की भी यूनिट है, क्योंकि ये क्या करती है? हेरिडिटी मटेरियल कंटेन करती है न्यूक्लियस के अंदर से। ऑल लिविंग सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। और जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो सभी सेल्स कहाँ से प्री अराइज करती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी अपनी पुरानी सेल से अराइज करती हैं। अब इसमें कुछ आते हैं एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। वायरस आर नॉट सेल, यानी वायरस सेल नहीं है। दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। वायरस क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है। न्यूक्लियर एसिड मॉलिक्यूल डीएनए और आरएनए इज एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट। डीएनए और आरएनए क्या है? एक प्रोटीन कोट में एनक्लोज्ड हैं। वायरस डू नॉट हैव न्यूक्लियस। और वायरस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता। साइटोप्लाज्म और एंजाइम्स भी नहीं होते। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड लिविंग सिस्टम एंड दे डू नॉट परफॉर्म एनी लाइफ एक्टिविटी। वायरस डू नॉट परफॉर्म एनी लाइफ एक्टिविटी, यानी वायरस कोई भी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, आर नॉट ट्रू सेल। ये भी कुछ मतलब सही सेल नहीं है, ट्रू नहीं है, ये पक्के सेल नहीं है। दे आर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है कि बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के है, और सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते इनके अंदर। न्यूक्लियर मटेरियल इज डीएनए अलोन। जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डीएनए एक अकेला है। विथ प्रोटीन इट डज नॉट फ्रॉम क्रोमेटिन फाइबर। और जो कि ये डीएनए है वो क्रोमेटिन फाइबर से नहीं है। सब माउल्ड फंगी, और कुछ माउल्ड फंगी भी हैं, हैव ए सेलुलर बॉडी, जिनकी बॉडी कैसी? ऐसी है, ए सेलुलर है। देयर प्रोटोप्लाज्म हैज़ मैनी न्यूक्लियाई, और उनके प्रोटोप्लाज्म में काफ़ी सारे न्यूक्लियाइज होते हैं। चलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है जिसका नाम है सेल नंबर, साइज एंड शेप, यानी सेल के कितने नंबर्स होते हैं, किस टाइप का होता है और किस साइज का, किस शेप का होता है। चलिए हम इसमें पढ़ते हैं। सेल हाउ न्यूमरस दे आर, यानी सेल कितने न्यूमरस हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी नंबर्स ऑफ सेल के अगर ऊपर हम डिपेंड करके चलें तो सेल चाहे यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एज आई टोल्ड यू दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, यानी जो सिंगल सेल्स हैं मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म है यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ओनली एक ही सेल से बने हुए हैं। बैक्टीरिया, यीस्ट, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमिनस, Eugulina, etc. They are the example of unicellular organisms. Are all unicellular organisms. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल एज वेल एज द ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। इसके एग्जांपल में हम आ सकते हैं ह्यूमंस, बिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, एनिमल और प्लांट, ये सारे एग्जांपल थे इसके। हाउएवर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। और जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या डेवलप करते हैं? एक सिंगल सेल डेवलप करते हैं, हम जिसको कहते हैं जाइगोट। और दूसरी हेडिंग है हमारी सेल हाउ स्मॉल और लार्ज दे आर, यानी कितने छोटे और कितने बड़े होते हैं सेल। चलिए पढ़ते हैं। द सेल आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, यानी सेल इतने छोटे होते हैं कि कई बार तो हम माइक्रोस्कोप के जरिए भी नहीं देख सकते वो कितने छोटे होते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्म, और जो सबसे छोटा सेल है उसका नाम है माइक्रोप्लाज्म। अब PPLO यानी प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO की फुल फॉर्म है बच्चों प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मीजरिंग 0.1 to 0.15 माइक्रोन इन डायमीटर, यानी जो माइक्रोप्लाज्म है उसकी 0.1 to 0.15 माइक्रोन लेंथ या डायमीटर में कह सकते हैं उसकी यूनिट को। द लॉन्गेस्ट सेल आर द नर्व सेल, और जो सबसे लंबी सेल है वो है नर्व सेल, वो किसी मीजरिंग नियरली 1 मीटर लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। और द लार्जेस्ट सेल और द ऑस्ट्रिच एग, और सबसे बड़ी जो सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है यानी ऑस्ट्रिच का अंडा, मीजरिंग अबाउट 170 × 135 मिलीमीटर यानी नैनोमीटर वॉट एवर इन डायमीटर। अमंग प्लांट द सिंगल सेल एल्गा, यानी प्लांट में भी जो सिंगल सेल होता है हम उसे एल्गा कहते हैं। एसिटाबुलेरिया मीजर नियरली 10 सेंटीमीटर, और जो एसिटाबुलेरिया वो 10 सेंटीमीटर लेंथ होता है। एंड द फाइबर सेल्फ ऑफ मनीला हेम्प, और जो मनीला हेम्प फाइबर्स में होता है वो सेल, उसकी लंबाई यानी उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सेल हाउ डिफरेंट दे अपीयर, यानी सेल किस तरीके से डिफरेंट अलग अलग कैसे दिखती हैं। सेल की शेप क्या होती है? इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए द सेल एग्जिबिट्स डिफरेंट शेप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी सेल क्या करता है डिफरेंट शेप और डिफरेंट पार्ट की बॉडी में एग्जिबिट करता है। एंड ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में करता है। सम सेल लाइक अमीबा एंड वाइट ब्लड कॉर्पल्स,
उसको हम लीकोसाइट कहते हैं, यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स को हम लीकोसाइट कहते हैं। जैसे अमीबा और वाइट ब्लड कॉर्पस कैन चेंज देयर शेप, यानी लीकोसाइट और अमीबा कैन चेंज देयर शेप, यानी वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। वेयर एज मोस्ट प्लांट एंड एनिमल हैव सेल ऑफ फिक्स शेप, और जहाँ तक कि काफ़ी प्लांट और एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं वो कहीं कहीं फिक्स होते हैं। दिस सेल कैन बी स्पेरिकल और ओवल, ये सेल चाहे तो स्पेरिकल और ओवल भी हो सकते हैं। स्पेरिकल और ओवल में हमारी ओवम आती है जो फीमेल में होती है, और पॉलीगोनल में लिवर सेल आती है, यानी पॉलीगोनल शेप में भी हो सकती है, जैसे कि लिवर सेल होता है। क्यूबॉइडल स्टेलेट होता है जैसे कि बोन सेल, और स्पिंडल शेप की भी हो सकती हैं जैसे कि स्मूथ मसल्स, और सिलेंड्रिकली शेप में भी हो सकती है जैसे कि स्ट्राइटेड मसल सेल, और जाइलम वेसल, सेप ट्यूब और फाइलम वेसल्स, या ये सारी शेप के नाम बताए मैंने, ये उन शेप में होती हैं। वाइट ब्लड सेल यानी WBC आर अमीबॉइड विथ सीडोपोडिया टू स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अमीबॉइड होते हैं सीडोपोडिया के साथ, जो कि हम स्क्वीज़ कर सकते हैं यानी दबा सकते हैं और कैपिलरी वॉल्स के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। RBC रेड ब्लड सेल आर सर्कुलर एंड बाई कॉन्केव टू मूव ईजली थ्रू स्मॉल स्पेस, यानी RBC क्या है, एक सर्कुलर टाइप में होता है और बाई कॉन्केव शेप और डिज़ाइन में होता है, जिसको हम आसानी से मूव कर सकते हैं स्मॉल स्पेसेस के द्वारा। नर्व सेल क्या है, लॉन्ग टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स टू डिस्टेंस पार्ट ऑफ बॉडी एंड टू द ब्रेन, यानी जो नर्व सेल है हमारी नर्व इम्पल्स से लेकर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रेन तक की यानी ले जाती है ये हमारी नर्व सेल। मसल सेल्स क्या करती है, आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टल टू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन, यानी हड्डियों के मूवमेंट में मसल सेल हमारी काफ़ी वर्क करती है। और देखिए इसमें काफ़ी सारे ये जो डायग्राम दिए गए हैं, ह्यूमन स्पर्म, पैरामीशियम, अमीबा, नर्व सेल, स्मूथ मसल सेल, कोनोसाइट सेल्स ऑफ स्पंज, बोन सेल, लीकोसाइट, फैट सेल, एपिथेलियल, क्लेमाइडोमिनस, सेरिटियम, गार्ड सेल, लिवर सेल, जाइलम, ये सारे हमारे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, यानी ये सेल्स हैं, कुछ इसमें प्लांट के भी है, कुछ इसमें एनिमल्स के भी हैं। चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्टडी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, यानी सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल, जैसा कि मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ कि प्लांट और एनिमल का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल। A cell is capable of independent existence and perform all the basic function of life, यानी कि जो सेल है हमारे मतलब कि इंडिपेंडेंट है सेल, और वो परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ, यानी लाइफ की काफ़ी सारी वाइटल एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करता है। ईच ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल, और जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को सिंगल सेल के द्वारा स्टार्ट करता है। ईच सेल हैज़ इट ओन स्पेसिफिक लाइफ स्पैन, प्रत्येक सेल के पास अपना खुद का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। ओल्ड एंड worn out cells are continually replaced by new cell in the body of multicellular organism, यानी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उनके अंदर अगर सेल डेड होता जाए और worn out होता जाए तो वो कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड होता रहता है न्यू सेल्स के द्वारा। मैनी सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू एंड मैनी टिश्यू टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन, यानी काफ़ी सारे जो टिश्यू हैं वो एक साथ मिलकर मतलब सेल्स हैं एक साथ मिलकर टिश्यू क्रिएट करते हैं, और एक साथ टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन क्रिएट करते हैं। द ऑर्गन वर्क टुगेदर एज अ सिस्टम एंड सर्व सिस्टम एन ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑर्गेनिज्म यानी जो सिस्टम है वो एक सिस्टम की तरह वर्क करता है, और वो सेवरल सिस्टम को हम एक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। अ सेल हैज़ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, और सेल के काफ़ी डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी प्रत्येक काइंड का जो ऑर्गेनल्स होता है वो अपने अपने परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन को, उनका एक खुद का एक फंक्शन होता है जिसको वो क्रिएट करते हैं, जिसको मतलब परफॉर्म करते हैं। दस डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनल्स, यानी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर फाउंड होती है यानी हमें मिलती है। अब चलिए हमारी एक नेक्स्ट हेडिंग है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के स्ट्रक्चरल। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, यानी ये क्या किया गया है कि अ जनरलाइज्ड एनिमल सेल इज़ ब्रॉडली फॉर्म ऑफ 3 मेजर पार्ट, यानी 3 मेजर पार्ट हैं इसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म विद सेल ऑर्गेनल्स। अ प्लांट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अ एनिमल सेल, यानी जो प्लांट है वो कुछ थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है एनिमल सेल से। इट इज़ अ सेल वॉल एंड अ वैक्यूल, इसके बाद सेल वॉल भी होती है और वैक्यूल भी होती है इन एडिशन टू दिस स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की
देखिए अब इसमें ये डायग्राम दिया है एनिमल सेल का, आप पढ़ सकते हैं। माइक्रोविली है, साइटोप्लाज्म है, सेंट्रोइड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जितनी भी एरो कर रहे हैं ये सारी चीज़ सेल्स में होती हैं। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। आप जैसे डिफर कर सकते हैं इन चीज़ों को। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, यानी व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल सेल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है कवर, मतलब सेल्स के ऊपर जो एक लेयर होती है हम उसे मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसको कवर अप करने के लिए। इट सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये किस सेल को सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी बाहर के इन्वायरमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक्सटर्नल से प्रोटेक्ट करती है। एक्चुअली एवरी सेल इज़ बाउंड बाय एन एक्सट्रीमली थिन, यानी जितने भी सेल है वो सभी मतलब एक्सट्रीमली थिन से लेयर से बाउंड हुए गए हैं। इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेलेक्ट हुए गए हैं, मतलब कि ये सारे प्रोटेक्ट हुए गए हैं। इट इज़ अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर थिक, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 7 to 10 नैनोमीटर थिक होती है और कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जा सकती है। इट इज़ formed of lipid and protein and cannot be separate from the cell cytoplasm। और ये जो क्या है कि मतलब प्रोटीन से बने होते हैं और लिपिड्स के द्वारा बने होते हैं, जिसको हम सेल साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं कर सकते। आर नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इट बाइंड द सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल एंड गिव इट डेफिनेट शेप, यानी ये क्या करता है सेमी फ्लूइड इसके अंदर भर देता है सेल्स के अंदर और एक डेफिनेट शेप इसको देता है सेल्स को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट फंक्शन एज अ मैकेनिकल बैरियर, प्रोटेक्ट सेल कंटेंट एंड मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। ये एक बैरियर की तरह काम करता है, इससे एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ लेयर विच प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज बीइंग सेलेक्टिबल परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, यानी जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो क्या परमिट करती है, कुछ ही सब्सटेंस को परमिट करती हैं जिससे कि वो पास हो जाए। बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनेबल द सेल टू इनगल्फ लार्ज मॉलिक्यूल, यानी ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनेबल करती है सेल को लार्ज मॉलिक्यूल में इनगल्फ करने के लिए। एंड फूड पार्टिकल्स को भी मतलब खाने के लिए। केमिकल्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस डिफेंड अगेंस्ट इन माइक्रोस्कोप, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर पर यानी सरफेस पर, वो उनको क्या हेल्प करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, यानी फॉरेन सब्सटेंस को रिकॉग्निशन में मदद करते हैं और डिफेंड अगेंस्ट माइक्रोब्स के अगेंस्ट उन्हें मतलब कि प्रोटेक्ट करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है अब है हाउ सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ सेल, यानी सब्सटेंस कैसे मूव करता है और आउट कैसे होता है। द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू सेलेक्टिवली कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सब्सटेंस कैन एंटर द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय फॉलोइंग प्रोसेस, यानी जो सब्सटेंस है वो काफ़ी तरीके से अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटिस एंड फेगोसाइटिस। ये तीन हमारे टाइप हैं कुछ। तो चलिए डिफ्यूज़न को हम स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूज़न इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इन अ गैस और लिक्विड। जो डिफ्यूज़न है वो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, यानी मतलब बहुत ही एक फास्टनेस मूवमेंट होता है पार्टिकल का सब्सटेंस, गैस और लिक्विड के अंदर, फॉर्म फ्रॉम अ रीजन ऑफ इज हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, यानी इतनी तेज़ मूवमेंट होता है इसका कि हायर कंसनट्रेशन से रीजन लोअर कंसनट्रेशन में जाता है। अनटिल यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन इज अचीव्ड, और वो जब तक जाता है जबकि एक यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन अचीव नहीं होता। बोथ एंड इन डिफ्यूज़न मॉलिक्यूल मूव अलॉन्ग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कि डिफ्यूज़न में क्या होता है मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मूव करते हैं और कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब इसकी हमारे डिफ्यूज़न की कुछ इंपॉर्टेंस ही देख लेते हैं हम, क्या क्या इंपॉर्टेंस है डिफ्यूज़न के। डिफ्यूज़न हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गेट, यानी जो डिफ्यूज़न है हमें एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने में हमारी मदद करता है। इट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन द साइटोप्लाज्म,
और ये हमारी किस में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, यानी काफ़ी सारे सब्सटेंस को डिफरेंट सब्सटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साइटोप्लाज्म हमारी हेल्प करता है। डिफ्यूज़न ऑफ वाटर रिजल्ट इन ऑस्मोसिस, और जो डिफ्यूज़न ऑफ वाटर है वो रिजल्ट है ऑस्मोसिस का। वेरियस सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड और गैस डिजोल्व इन द मीडियम थ्रू डिफ्यूज़न, यानी सॉलिड लिक्विड और गैस काफ़ी सारे सब्सटेंस जो कि डिजोल्व हो जाती हैं डिफ्यूज़न के जरिए। ट्रांसपिरेशन इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट अकर ड्यू टू डिफ्यूज़न, यानी जो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट अगर जो होते हैं डिफ्यूज़न की वजह से ये होते हैं। स्प्रेड ऑफ सीकेंट ऑफ स्मेल फ्रॉम फ्लावर इज़ ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूज़न, यानी जो हमें फूलों से जो महक आती है ये भी हमारे डिफ्यूज़न के कारण होती है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करती है। जो भी स्मेल वो अभी गैस पोजीशन यानी गैस स्टेट में ये करती है मूवमेंट स्मेल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, और ये जो मतलब कि स्प्रेड ऑफ फ्लावरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, यानी जो प्लांट और इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके ये प्लांट, क्यों किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द हाफ चैप्टर एंड अनटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। तो अगली वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिए, और मतलब कि इसका आधा पार्ट मैं अगली वीडियो में पढ़ाता हूँ। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायो क्लास 9 सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। We will not create any another video of this chapter. We will continue our chapter in this video. We will finish whole chapter in this video. हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न पढ़ चुके थे। अब चलिए आगे चलते हैं। हमारी आगे हेडिंग है ऑस्मोसिस। अब चलिए पढ़ते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration is called osmosis. ऑस्मोसिस का मतलब हुआ मतलब कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो कि सिलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा यानी उसके रीजन में से होके निकले, जो कि हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन के रीजन में होके जाए, हम उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इज़ द डिफ्यूज़न ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी जो ऑस्मोसिस है उसका जो डिफ्यूज़न होता है फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ऑस्मोटिक सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या है और कितने टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल और सिलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन दे आर कॉल्ड ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। जब दो सॉल्यूशन फ्रेश वाटर के यानी एक्वस सॉल्यूशन यानी दो फ्रेश वाटर के जो सॉल्यूशन अगर सेपरेट किए जाएँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अगर वो सेपरेट किए जाएँ तो हम उन्हीं को ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम अलाउ टू गो इन फ्रो मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, इट इज़ इम्परमेबल फॉर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे इसमें तीन टाइप के सॉल्यूशंस हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये जो तीनों सॉल्यूशन हैं इनके बारे में क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी पुटअप होते हैं क्लासेस वगैरह में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो चलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम पढ़ते हैं। दिस सॉल्यूशन हैव सम सॉल्यूट कंसंट्रेशन, देयरफॉर वाटर नाइदर मूव्स इज नॉर और आउट थ्रू द मेम्ब्रेन। 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन सेल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि मतलब उसका जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है वो सेम होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है ना तो पानी बाहर जाता है और ना ही पानी अंदर आता है। 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन सेल, यानी जो 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन है वही आइसोटोनिक सॉल्यूशन ह्यूमन सेल के लिए काफ़ी है। इफ़ अ सेल प्लेस इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर सेल को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम प्लेस करेंगे यानी रखेंगे, अ सॉल्यूशन हैविंग द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज द सेल, यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन रहेगा सॉल्यूशन का वो सेम रहेगा जैसे कि सेल का भी रहेगा। एंड देयर विल बी नो चेंज इन द साइज ऑफ सेल, यानी कि सेल के साइज में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स विल पास अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन एंड इन इक्वल नंबर्स, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेंगे और कोई भी डायरेक्शन इक्वल डायरेक्शन में ही रहेगी। सो द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स गोइंग इनसाइड द सेल, और जिसकी वजह से क्या होगा कि मतलब जो पानी का अमाउंट है यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट है वो अंदर जाएगा बराबर बराबर। तो चलिए अब पढ़ते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऑफ द टू ऑस्मोटिक सॉल्यूशन द वन हैविंग लेस सॉल्यूट एंड मोर वाटर हैज़ कंपेयर टू अदर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक और डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम हाइपोटोनिक को डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं।
दो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होते हैं जिनमें से एक लेस सॉल्यूट होता है और एक उससे अधिक कंपेयर के मतलब कंपैरिजन में होता है। इफ़ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पुट करेंगे या रखेंगे, सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो मतलब सॉल्यूशन क्या कहेगा कि मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, और जो सेल हो पानी मतलब गेन करेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। द सेल स्वेल अप बिकॉज मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल देन विल लीव, मतलब क्या होगा कि जो सेल है वो एकदम स्वेल करेगा यानी सूजेगा यानी मतलब फूलेगा, क्योंकि उसके अंदर पानी जा रहा है इसकी वजह से, रिजल्टिंग इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोमॉस्मोसिस, यानी कि इस प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस भी कहते हैं। अब चलिए थर्ड है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये जो 3 सॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिएगा। ऑफ 2 ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, द वन हैविंग मोर सॉल्यूट एंड लेस वाटर एज कम्पेयर टू अदर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी 2 ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें से अगर एक का सॉल्यूट कम है और एक का कंपैरिजन के बराबर है तो हम उसको हाइपरटोनिक कहते हैं, या हम उसको कह सकते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ओवरऑल 125% सॉल्ट सॉल्यूशन और 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन आर हाइपरटोनिक टू मैमेलियन सेल्स। अब चलिए इसमें बात कर लेते हैं कि इफ़ अ सेल इज प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या होगा। सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूशन उसका होगा उसका लोअर कंसंट्रेशन होगा वाटर का और हायर कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट क्या होता है, मतलब जो सॉलिड में होती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 डायग्राम बने हुए हैं ए बी एन। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस के क्या क्या इंपॉर्टेंसेस हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिविटी 2.6 है, तो इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे एक्टिविटीज़ वगैरह तो लैब के लिए होती हैं जो कि स्कूल में कराई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डायग्राम भी बने हुए हैं, जैसे डेसेल्ड एग इन वाटर, यानी जो अंडा है वो पानी में रखा गया है और जब वो फूल रहा है पानी में तब उसकी प्रोसेस क्या है, और उसके बाद जब फूट जाता है तब उसकी प्रोसेस क्या है, और जब हॉट या वगैरह क्या किया जाता है तब उसकी प्रोसेस क्या है, यानी डिफर बाय डिफर यहाँ पे प्रोसेस की गई हैं। तो चलिए हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस हम पढ़ रहे थे तो हम वही अपना कंटिन्यू करते हैं। रूट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस, यानी जो पेड़ों की जो जड़ होती हैं वो पानी को मतलब सोखती हैं या पानी को ऑब्जर्व करती हैं, किसके प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व बाय रूट ऑल्सो टेक प्लेस बाय ऑस्मोसिस, यानी सेल से सेल तक मूवमेंट होना वाटर का ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, और जो कि रूट ऑब्जर्व करती हैं वाटर को। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हमारी हेडिंग है पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट 2 टाइप के हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में बताया गया है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि मूवमेंट यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट चाहे तो डिफ्यूजन के द्वारा हो और उसको हम ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं, इसी को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बिकॉज नो एनर्जी स्पेंट बाय द सेल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि सेल के द्वारा कोई भी एनर्जी रिलीज या मतलब डिक्रीज नहीं होगी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के दौरान। फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास यानी मतलब कि सुकड़े यानी मतलब श्रिंक हुए आपके पास ग्रेप्स हैं, अगर आप उसको पानी में रख देते हो 1 दिन के लिए तो उसमें क्या होगा, वो स्वेलअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाहर का वाटर है वो उसके मतलब श्रिंकिंग हुए ग्रेप्स के अंदर जाएगा, तो जिसकी वजह से वो फूल जाएगा। तो उसी को कहते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब चलिए पढ़ते हैं हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन लिविंग सेल्स सम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन इनटू द सेल, यानी कुछ सेल्स में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं और आयंस वो रीजन में यानी लोअर कंसंट्रेशन से मूव करते हैं सेल्स की तरफ, हैविंग देयर हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन उनका हाई होता है। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि उस मूवमेंट यानी सब्सटेंस का मूवमेंट होना यानी मूव होना किसके अगेंस्ट, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, और ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि कंसंट्रेशन का मूवमेंट होना किसके अगेंस्ट, सब्सटेंस के अगेंस्ट या ग्रेडियंट, हम उसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द सेल स्पेंड एनर्जी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, यानी कि जो सेल है वो इस मूवमेंट में एनर्जी रिलीज करता है, अभी उसमें रिलीज पैसिव ट्रांसपोर्ट में नहीं करता है बल्कि इसमें करता है। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एंडोसायोटिसिस एंड फैगोसायोटिसिस। अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है एंडोसायोटिसिस और फैगोसायोटिसिस। सेल ऑब्टेन सम मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सम सेल कैन एनगल्फ सॉलिड फूड पार्टिकल,
यानी कुछ सेल क्या ऑब्टेन करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन करते हैं, और कुछ सेल्स क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं सॉलिड फूड पार्टिकल, यानी सॉलिड फूड पार्टिकल को लेते हैं। एनगल्फ का मतलब होता है लेना, क्योंकि ये बायो की लैंग्वेज है इसलिए। फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ सेल एनगल्फ करते हैं सॉलिड फूड पार्टिकल। टेकिंग इन द मैक्रो मॉलिक्यूल्स बाय सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटिस, यानी कि सेल्स के द्वारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेना वो तो कहलाता है हमारा एंडोसाइटिस। और एनगल्फिंग सॉलिड फूड पार्टिकल्स, यानी सॉलिड फूड पार्टिकल्स का एनगल्फ यानी लेना, वो हमारा कहलाता है फेगोसाइटिस। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसलिए संभव है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है काफ़ी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अमीबा ऑब्टेन फूड बाय फेगोसाइटिस, जैसा कि हमने पढ़ा है कि अमीबा क्या ऑब्टेन करता है अपना फूड फेगोसाइटिस प्रोसेस के द्वारा। एंड WBC एनगल्फ इन्वेडिंग माइक्रोब्स, यानी WBC क्या एनगल्फ करती है, माइक्रोब्स इनगल्फ करती है बाय फेगोसाइटिस, यानी वो फेगोसाइटिस के द्वारा। एंड देयर टॉक्सिन्स बाय एंडोसाइटिस, और इनका जो टॉक्सिन्स होता है वह एंडोसाइटिस होता है। देखिए टेबल 2.1 में डिफरेंस दिया गया है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच में, तो आप पढ़ सकते हैं कि डिफ्यूज़न में क्या क्या लिखा है और ऑस्मोसिस में क्या क्या लिखा है। चलिए हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल, डिफ्यूज़न में पढ़ रहा हूँ मैं। डिफ्यूज़न कैन अकर इन लिक्विड और गैसेस मीडियम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। और चलिए ऑस्मोसिस में पढ़ लेते हैं। इट इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑस्मोसिस अकर ओनली इन एक्वस मीडियम, कैन अकर ओनली थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की डिफ्यूज़न में कोई ज़रूरत नहीं होती लेकिन ऑस्मोसिस में ज़रूरत होती है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस फ्रॉम रीजन ऑफ मोर वाटर मॉलिक्यूल्स टू लेसर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए नीचे ये कंसेप्ट चेक बने, आप इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हमारी हेडिंग ऑफ सेल वॉल, हम सेल वॉल को पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। सेल वॉल इज़ फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, यानी जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है। इट अकर एज अ रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो है इसकी जो मतलब ये वॉल है एकदम एकदम रिजिड है, यानी ठोस है, कठोर है और प्रोटेक्टिव है काफ़ी, मतलब बाहर से एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव है, यानी बाहर से कुछ भी नहीं हो सकता अगर ये मेम्ब्रेन है तो। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। इट इज़ फॉर्म ऑफ सेल्यूल्यूज, ये किसकी बनी होती है, ये जो सेल वॉल बनी होती है प्लांट के ऊपर वो सेल्यूल्यूज की बनी होती है। अ नॉन लिविंग सब्सटेंस, दैट इज़ कॉल्ड नॉन लिविंग सब्सटेंस, यानी जो सेल्यूल्यूज है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस है। केमिकली सेल्यूल्यूज इज़ अ पॉलीसेक्राइड, यानी जो सेल्यूल्यूज केमिकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो सेल्यूल्यूज है वो पॉलीसेक्राइड है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, ये क्या प्रोवाइड करती है, ये जो वॉल ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एकदम हार्डनेस सपोर्ट प्रोवाइड करती है और मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल्स को। और चलिए हमने सेल वॉल तो काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल के क्या क्या फंक्शंस हैं। सेल वॉल हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी सेल वॉल के काफ़ी फंक्शंस हैं। इट प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल, यानी कि जो सेल वॉल है वो मतलब डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, रिजिडनेस यानी कठोरनेस प्रोवाइड करती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट सेल यानी प्लांट सेल्स को काफ़ी स्ट्रेंथ देती है। इट प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी काफ़ी प्रोटेक्ट में लाती रहती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी लाती है प्रोटेक्ट में। इट काउंटरएक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर बाय एक्सर्टिंग वॉल प्रेशर, यानी इट काउंटरएक्ट यानी ऑस्मोटिक, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ये काउंटरएक्ट होती रहती है बाय एक्सर्टिंग वॉल प्रेशर, यानी इसमें वॉल प्रेशर का एक्सर्ट होता है। रेस्ट्रिक्ट एंडोमोसिस एंड प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक मीडियम। बीइंग हाईली परमेबल मेम्ब्रेन, सेल वॉल परमिट फ्री मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो चलिए तो हमने पढ़ लिया फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या क्या थे। तो चलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी जो न्यूक्लियस है वो एक तरीके का कंट्रोल सेंटर होता है सभी एक्टिविटीज़, यानी सेल्स की जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी कि ये जो कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस का कंट्रोल सेंटर होता है जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है सेल्स की। इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ जीन्स, यानी न्यूक्लियस क्या है, जीन्स का एक स्टोर हाउस है जिसको हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच आर कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट एंड मैग्निफेस्टेशन ऑफ ऑल द वीडियो कैरेक्टर। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल डिवीज़न, यानी जो न्यूक्लियस है वो क्या कंट्रोल करता है, सेल डिवीज़न कंट्रोल। न्यूक्लियस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए भी न्यूक्लियस काफ़ी मतलब हेल्पदार होता है यानी मददगार।
एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए यानी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की हमारी फुल फॉर्म राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है, नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज यानी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। न्यूक्लियस हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर यानी जो न्यूक्लियस है हमारे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर में भी हेल्प करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए। राइबोसोम आर फॉर्म इन न्यूक्लियस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस यानी राइबोसोम किस में फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियस पार्ट में फॉर्म होते हैं। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, तो चलिए पढ़ते हैं अब इसको। द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म यानी कि सेल का जो लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल यानी सेल का लिविंग सब्सटेंस जो कि बाउंड होता है यानी कवरअप होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, हम उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ जेली लाइक विस्कियस कॉलिडियल और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस यानी सेल्स के अंदर एक विस्कियस और कॉलिडियल और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है, हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसको तो हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। वेरियस सेल ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूजन्स रिमेन सस्पेंड इन इट यानी काफ़ी तरीके के सेल ऑर्गेनल्स जो कि इंक्लूजन और सस्पेंड रहते हैं इसमें। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सेल एक्सेप्ट सेल वॉल, जो प्रोटोप्लाज्म है वो सब कुछ इंक्लूड करता है सिवाय सेल वॉल को छोड़ के। एंड कंटेंट ऑफ द वैक्यूल और वैक्यूल को। प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू पार्ट यानी जो प्रोटोप्लाज्म है हमारा दो टाइप में डिवाइड हुआ है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का वो पार्ट है विच ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई करता है यानी घेरता है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। द साइटोप्लाज्म कंटेन अबाउट 90% वाटर और जो साइटोप्लाज्म है वो 90% वाटर कंटेन करता है, 7% प्रोटीन कंटेन करता है, 2% कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स एंड 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल मिनरल्स विटामिन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा एक कंटेन करता है साइटोप्लाज्म। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी सेल ऑर्गेनल्स, जो साइटोप्लाज्म है वो सेल ऑर्गेनल्स काफ़ी कंटेन करते हैं। ईच टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड इज स्पेशलाइज फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन यानी प्रत्येक सेल ऑर्गेनल्स मतलब कि स्पेशलाइज्ड होता है और स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम यानी ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स अ नेटवर्क इन द इनर फ्लूइड ऑफ सेल यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि सेल के अंदर एक फ्लूइड टाइप का यानी कनेक्टिव फ्लूइड यानी इनर फ्लूइड यानी उसके नेटवर्क बनाए रखे यानी इसे लिंक कर रखे, उस फ्लूइड को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका मतलब होता है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन यानी एक पूरा कम्प्लेक्स नेटवर्क चैनल है जो कि पूरा बाउंड है एक मेम्ब्रेन के द्वारा। इट स्पेन आउट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल इक्वायरेटिक सेल यानी ये जो साइटोप्लाज्म में स्पेन होता है इक्वायरेटिक सेल्स में, काफ़ी सभी सेल्स में। एट सम प्लेस दीज मेम्ब्रेन्स आर कनेक्टेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कुछ मेम्ब्रेन्स की जगह ये कनेक्टेड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एट वन एंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक एंड की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है। एट द अदर एंड फॉर्मिंग कंटिन्यूस चैनल और दूसरी तरफ भी कंटिन्यूस चैनल फॉर्म करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मेमिलियन RBC यानी जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और मेमिलियन RBC में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर इन टू फॉर्म, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारी दो फॉर्म में अकर होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जिसको हम SER कहते हैं। मेम्ब्रेन्स ऑफ SER आर स्मूथ बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू देम यानी जो SER की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती हैं। वो क्योंकि जो राइबोसोम्स है वो अटैच होते हैं इसलिए। और RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका मतलब है कि राइबोसोम्स आर अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ RER यानी जो राइबोसोम्स हैं हमारे वो अटैच होते हैं आउटर सरफेस RER की आउटर सरफेस से। मेम्ब्रेन्स हैंस RER मेम्ब्रेन्स हैव ग्रेनी और रफ अपीयरेंस यानी जो मेम्ब्रेन्स जो होती है हमारी वो ग्रेनी और रफ अपीयरेंस होती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म यानी जो डायग्राम दिया गया है जो कि सब डिवाइड है, इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन है। इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड में ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड है और इसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। गोल्गी अपैरेट और कम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स से बैक्यूल्स है। ऑर्गेनल्स मेंबर्स यानी राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स हैं। देखिए चैप्टर काफ़ी लेंदी था लेकिन हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर।
चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझे, क्योंकि चैप्टर में काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट बातें की गई हैं और मतलब कि सारी चीज़ हमें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कराया गया है। ये पूरा चैप्टर हमने इस चैप्टर में वही जो आपको पढ़ाया है जो हमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो अगर किताबों के हिसाब से अगर हम बात करें तो काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। जो भी इसमें एक्टिविटीज़ आप उनको पढ़ लीजिए, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो लैब के द्वारा कराई जाती है स्कूल्स में। तो इसलिए आप अपना मतलब पढ़ते रहिए और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड।